क्या आपने कभी सोचा है कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसी चीज भी मौजूद है जो रोशनी तक को निगल सकती है? एक ऐसी जगह जहां जाने के बाद वापस लौटना नामुमकिन माना जाता है। वो कोई काल्पनिक राक्षस नहीं, बल्कि यूनिवर्स की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी चीज है, ब्लैक होल। लेकिन असली सवाल ये है, अगर एक दिन ब्लैक होल पूरी यूनिवर्स को निगलने लगे तो क्या होगा? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ब्लैक होल का असली सच, उसके अंदर क्या छुपा है, और वो टेरिफाइंग रियलिटी जो साइंटिस्ट्स को भी डरा देती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हो वो आपकी सोच बदल देगा। पार्ट 1, ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक दानव। रात के आसमान में चमकते हुए तारे हमें हमेशा खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इसी खूबसूरत यूनिवर्स में कुछ ऐसी चीजें भी छुपी हुई हैं जो इतनी डरावनी हैं कि उन्हें समझना भी आसान नहीं। हम इंसान पृथ्वी पर रहते हुए खुद को काफी शक्तिशाली समझते हैं। हमने बड़े बड़े शहर बनाए, समुद्र की गहराइयों तक पहुंचे, चांद तक यात्रा की, लेकिन यूनिवर्स के सामने हम कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि इस अनंत ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति मौजूद है जो पूरे ग्रहों, तारों, यहां तक की रोशनी को भी खत्म कर सकती है। उस शक्ति का नाम है ब्लैक होल। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो कि लाइट की स्पीड भी उससे बचकर बाहर ना निकल पाए। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है, लेकिन ये पूरी तरह सच है। साइंटिस्ट्स के अनुसार ब्लैक होल यूनिवर्स की सबसे डेंजरस ऑब्जेक्ट्स में से एक हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये बनते कैसे हैं? जब यूनिवर्स में कोई बहुत बड़ा तारा, जो हमारे सूर्य से कई गुना ज्यादा मैसिव होता है, अपनी पूरी एनर्जी खत्म कर देता है, तो उसका अंत बहुत भयानक तरीके से होता है। वो तारा अचानक एक विशाल एक्सप्लोजन करता है, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। उस एक्सप्लोजन के बाद तारे का कोर अपने ही वजन से कोलैप्स होने लगता है, और फिर वो इतना ज्यादा कॉम्प्रेस हो जाता है कि उसकी ग्रेविटी अनइमेजिनेबल लेवल तक पहुंच जाती है। यहीं से जन्म होता है ब्लैक होल का, एक ऐसा कॉस्मिक मॉन्स्टर जो अपने आसपास आने वाली हर चीज को निगलना शुरू कर देता है। प्लैनेट्स, स्टार्स, गैस, डस्ट, यहां तक कि लाइट भी, सब कुछ। ब्लैक होल के चारों तरफ एक इनविजिबल सीमा होती है, जिसे इवेंट हराइजन कहा जाता है। ये वो पॉइंट होता है जिसके अंदर जाने के बाद वापस लौटना इम्पॉसिबल माना जाता है। अगर कोई इंसान या स्पेसक्राफ्ट गलती से भी उस सीमा के अंदर चला जाए, तो फिर उसका बचना नामुमकिन है, क्योंकि वहां फिजिक्स के लगभग सारे नियम टूटने लगते हैं। समय धीमा पड़ जाता है, ग्रेविटी पागलपन की हद तक बढ़ जाती है, और रियलिटी वैसी नहीं रहती जैसी हम जानते हैं। सबसे डरावनी बात यह है, हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर में भी एक जायंट ब्लैक होल मौजूद है, जिसे सगिटेरियस ए कहा जाता है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये ब्लैक होल लाखों सूर्यों जितना भारी है, और वो लगातार स्पेस में मौजूद चीजों को अपनी तरफ खींच रहा है। अब सोचिए, अगर किसी दिन कोई ब्लैक होल हमारी अर्थ के पास आ जाए तो सबसे पहले
आसमान बदलने लगेगा, स्टार्स की पोजीशन डिस्टर्ब होने लगेगी, ग्रेविटी अनस्टेबल हो जाएगी, ओशियंस में जायंट वेव्स उठने लगेंगी और फिर धीरे धीरे पूरी अर्थ उस अंधेरे मॉन्स्टर की तरफ खींचने लगेगी। एक ऐसा अंधेरा जहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि आगे आप जानोगे ब्लैक होल की वो सच्चाई जो रियलिटी से भी ज्यादा टेरिफाइंग है। पार्ट 2, ब्लैक होल के अंदर आखिर क्या होता है। अब तक आपने जाना कि ब्लैक होल कैसे बनता है, लेकिन असली मिस्ट्री अभी शुरू होती है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है। अगर कोई ब्लैक होल के अंदर चला जाए तो उसके साथ क्या होगा? सच कहें तो इस सवाल का एग्जैक्ट आंसर आज तक किसी इंसान के पास नहीं है, क्योंकि ब्लैक होल के अंदर झांकना लगभग इम्पॉसिबल माना जाता है। वहां फिजिक्स के नियम वैसे काम नहीं करते जैसे हमारी दुनिया में करते हैं। लेकिन साइंटिस्ट्स ने कैलकुलेशंस, थ्योरीज और स्पेस ऑब्जर्वेशंस के आधार पर कुछ ऐसी बातें पता लगाई हैं जो बेहद डरावनी हैं। जब कोई चीज ब्लैक होल के पास जाती है तो सबसे पहले उसकी ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींचना शुरू करती है। शुरुआत में शायद कुछ महसूस ना हो, लेकिन जैसे जैसे आप करीब जाओगे ग्रेविटी लाखों करोड़ों गुना बढ़ने लगेगी। ब्लैक होल की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वो स्पेस और टाइम दोनों को मोड़ देता है। हाँ, समय भी। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी, समय उतना धीमा हो जाएगा। मतलब अगर कोई इंसान ब्लैक होल के पास जाए तो उसके लिए शायद सिर्फ कुछ मिनट गुजरें, लेकिन अर्थ पर सैकड़ों या हजारों साल बीत सकते हैं। सोचिए, जब वो वापस लौटे तो उसकी पूरी दुनिया बदल चुकी होगी। उसके अपने लोग, उसका शहर, शायद पूरी सिविलाइजेशन ही खत्म हो चुकी हो। लेकिन डर यहीं खत्म नहीं होता। ब्लैक होल के अंदर जाने से पहले इंसान के साथ एक और टेरिफाइंग चीज होती है, जिसे साइंटिस्ट्स स्पगेटिफिकेशन कहते हैं। नाम सुनने में थोड़ा फनी लगता है, लेकिन रियलिटी बेहद हॉरिफाइंग है। ब्लैक होल की ग्रेविटी बराबर नहीं होती। अगर कोई इंसान उसके करीब जाएगा तो उसके पैरों पर ग्रेविटी ज्यादा फोर्स लगाएगी और सिर पर कम। धीरे धीरे बॉडी स्ट्रेच होने लगेगी, इतनी ज्यादा कि इंसान एक पतली लंबी लाइन की तरह खींच सकता है, जैसे स्पगेट्टी। और फिर कुछ ही पलों में बॉडी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन सबसे शॉकिंग बात अभी बाकी है। साइंटिस्ट्स बिलीव करते हैं कि ब्लैक होल के सेंटर में एक ऐसी जगह होती है जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। एक ऐसा पॉइंट जहां डेंसिटी इन्फिनिट मानी जाती है। मतलब पूरा का पूरा स्टार एक टाइनी पॉइंट में दब जाता है, इतना छोटा कि उसे इमेजिन करना भी मुश्किल है। और यही वो जगह है जहां हमारी नॉन फिजिक्स ऑलमोस्ट फेल हो जाती है। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि वहां स्पेस और टाइम का मतलब ही खत्म हो जाता है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि ब्लैक होल किसी दूसरे यूनिवर्स का रास्ता हो सकता है। कुछ कहते हैं ये टाइम ट्रैवल का गेटवे हो सकता है, और कुछ बिलीव करते हैं कि शायद हमारी पूरी यूनिवर्स भी किसी जायंट ब्लैक होल के अंदर हो। सोचिए, अगर हमारी रियलिटी ही किसी और बड़े यूनिवर्स के ब्लैक होल के अंदर हो तो मतलब
हम जिस स्पेस को इन्फिनिट समझते हैं वो शायद किसी और दुनिया का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो। यही वजह है कि ब्लैक होल सिर्फ एक स्पेस ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि यूनिवर्स की सबसे बड़ी मिस्ट्री माना जाता है। नासा और दुनिया भर के साइंटिस्ट्स आज भी लगातार ब्लैक होल्स को स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि शायद ब्लैक होल को समझना ही यूनिवर्स का सबसे बड़ा सच समझना हो सकता है। लेकिन आगे जो आप जानने वाले हो वो इससे भी ज्यादा टेरिफाइंग है। क्या होगा अगर एक ब्लैक होल हमारी पूरी गैलेक्सी को निगलना शुरू कर दे, और क्या इंसान उसे रोक पाएगा? यही जानेंगे अगले पार्ट में। पार्ट 3, अगर ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी की तरफ आने लगे तो क्या होगा? सोचिए, एक रात आप आसमान की तरफ देखें और आपको महसूस हो कि कुछ अजीब हो रहा है। स्टार्स अपनी जगह से बदलते हुए दिखाई दें, स्काई धीरे धीरे डार्क होने लगे और साइंटिस्ट्स अचानक पूरी दुनिया को वार्निंग देना शुरू कर दें। एक जायंट ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी की तरफ बढ़ रहा है। सिर्फ ये एक खबर पूरी ह्यूमैनिटी में डर फैलाने के लिए काफी होगी। लेकिन असली सवाल ये है, अगर सच में ऐसा हुआ तो क्या होगा? सबसे पहले हमें समझना होगा कि ब्लैक होल कोई वैक्यूम क्लीनर नहीं होता जो तुरंत सब कुछ निगल ले। वो धीरे धीरे अपनी ग्रेविटी से आसपास की चीजों को डिस्टर्ब करता है, और यही डिस्टरबेंस सबसे पहले हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में दिखाई देना शुरू होगी। गैलेक्सी के कई स्टार्स अपने ऑर्बिट से हटने लगेंगे, कुछ स्टार्स आपस में टकरा सकते हैं और स्पेस में मैसिव एक्सप्लोजन्स शुरू हो सकते हैं। साइंटिस्ट्स टेलीस्कोप्स से अचानक स्ट्रेंज सिग्नल्स डिटेक्ट करेंगे। कुछ जगहों पर स्पेस खुद डिस्टॉर्टेड दिखाई देगा, जैसे रियलिटी मुड़ रही हो। धीरे धीरे पूरी गैलेक्सी में ग्रेविटेशनल केओस फैलने लगेगा। लेकिन अर्थ पर रहने वाले लोगों को शुरुआत में शायद कुछ समझ ही ना आए। लोग अपने नॉर्मल लाइफ में बिजी रहेंगे। कोई स्कूल जाएगा, कोई ऑफिस, कोई फ्यूचर की प्लानिंग करेगा। लेकिन यूनिवर्स साइलेंटली बदल रहा होगा। फिर एक दिन साइंटिस्ट्स ऑफिशियली अनाउंस करेंगे कि ब्लैक होल अब डेंजरस डिस्टेंस तक पहुंच चुका है, और उसके बाद अर्थ पर पैनिक शुरू हो जाएगा। न्यूज चैनल्स नॉनस्टॉप लाइव कवरेज चलाएंगे। सोशल मीडिया पर थ्योरीज फैलने लगेंगी। लोग अंडरग्राउंड बंकर्स बनाना शुरू कर देंगे। कुछ लोग भगवान को याद करेंगे, कुछ स्पेस मिशंस की उम्मीद लगाएंगे, और कुछ लोग मान लेंगे कि ह्यूमैनिटी का अंत करीब है। लेकिन असली डर तब शुरू होगा जब ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल इफेक्ट सीधे हमारी सोलर सिस्टम तक पहुंचना शुरू करेगा। सबसे पहले आउटर प्लैनेट्स प्रभावित होंगे। नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न, उनके ऑर्बिट्स अनस्टेबल होने लगेंगे। फिर धीरे धीरे पूरा सोलर सिस्टम शेक होने लगेगा। अर्थ पर भूकंप बढ़ सकते हैं, समुद्रों में जायंट टाइड्स आ सकती हैं, मौसम पूरी तरह बदल सकता है, और सबसे टेरिफाइंग चीज, आसमान, रात का स्काई अब पहले जैसा नहीं दिखेगा। एक जायंट डार्क रीजन धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। एक ऐसा अंधेरा जो स्टार्स को गायब करता जाएगा। लोग डर के साथ उसे देखेंगे, क्योंकि वो कोई बादल नहीं होगा, वो होगा ब्लैक होल। अब इमेजिन करो, अगर अर्थ धीरे धीरे उसकी तरफ खींचने लगे तो दिन छोटे होने लगेंगे, ग्रेविटी बदलने लगेगी, सैटेलाइट्स काम करना बंद कर देंगे, इंटरनेट कोलैप्स हो सकता है,
कम्युनिकेशन टूट सकता है, पूरी सिविलाइजेशन केओस में बदल जाएगी। लेकिन सबसे हॉरिफाइंग बात अभी बाकी है। जैसे जैसे अर्थ ब्लैक होल के करीब जाएगी, समय बदलना शुरू हो जाएगा। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी के अनुसार स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के अंदर टाइम स्लो हो जाता है। मतलब अर्थ पर रहने वाले लोगों के लिए कुछ घंटे गुजरेंगे, लेकिन यूनिवर्स के बाकी हिस्सों में शायद कई साल बीत जाएं। सोचिए, ह्यूमैनिटी अपनी आखिरी मोमेंट्स जी रही होगी, जबकि बाकी यूनिवर्स आगे बढ़ चुका होगा। लेकिन क्या अर्थ तुरंत ब्लैक होल में गिर जाएगी? जरूरी नहीं। कुछ साइंटिस्ट्स बिलीव करते हैं कि अगर डिस्टेंस सही हो तो अर्थ ब्लैक होल के ऑर्बिट में भी फंस सकती है। मतलब हम एक डार्क कॉस्मिक प्रिजन में फंस सकते हैं, जहां सूरज की रोशनी कमजोर पड़ जाएगी, स्पेस हमेशा डरावना दिखाई देगा और इंसान हर दिन डिस्ट्रक्शन का इंतजार करेगा। लेकिन अगर अर्थ इवेंट हराइजन के करीब पहुंच गई तो फिर बचने का कोई चांस नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद शुरू होगा यूनिवर्स का सबसे टेरिफाइंग प्रोसेस, जहां इंसान, पृथ्वी, यहां तक कि समय भी टूटने लगेगा। और अगले पार्ट में हम जानेंगे ब्लैक होल की वो हॉरिफाइंग रियलिटी जिसे साइंटिस्ट्स स्पगेटिफिकेशन कहते हैं। पार्ट 4, स्पगेटिफिकेशन, ब्लैक होल की सबसे डरावनी सच्चाई। अब तक आपने जाना कि अगर कोई ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी के पास आ जाए तो पूरी ह्यूमैनिटी केओस में डूब सकती है। लेकिन असली हॉरर अभी शुरू होता है, क्योंकि ब्लैक होल सिर्फ चीजों को निगलता ही नहीं, वो उन्हें तोड़ देता है, ऐसे तरीके से जिसे इमेजिन करना भी डरावना है। साइंटिस्ट्स इस टेरिफाइंग प्रोसेस को कहते हैं स्पगेटिफिकेशन। नाम थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बेहद हॉरिफाइंग है। सोचिए, एक एस्ट्रोनॉट किसी मिशन पर ब्लैक होल के करीब पहुंच गया। शुरुआत में उसे सब नॉर्मल लगेगा। वो अपने स्पेसक्राफ्ट की विंडो से बाहर देखेगा, स्टार्स दिखाई देंगे, स्पेस डार्क और साइलेंट होगा। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलना शुरू होगा। ब्लैक होल की ग्रेविटी बढ़ती जाएगी और यही ग्रेविटी उसकी मौत का कारण बनेगी, क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी हर जगह बराबर नहीं होती। अगर एस्ट्रोनॉट पैरों के बल ब्लैक होल की तरफ जा रहा हो तो उसके पैरों पर ग्रेविटी ज्यादा फोर्स लगाएगी और सिर पर कम। शुरुआत में ये डिफरेंस छोटा होगा, लेकिन जैसे जैसे वो करीब जाएगा ये फोर्स अनइमेजिनेबल लेवल तक बढ़ने लगेगी। धीरे धीरे उसकी बॉडी स्ट्रेच होना शुरू होगी। पहले पैर खींचेंगे, फिर रीढ़, फिर पूरा शरीर। ऐसा लगेगा जैसे कोई इनविजिबल ताकत इंसान को दोनों तरफ से जोर से खींच रही हो। और यही है स्पगेटिफिकेशन। एक इंसान धीरे धीरे लंबा और पतला होता जाएगा, जैसे स्पगेट्टी। लेकिन सबसे टेरिफाइंग बात यह है, ये प्रोसेस कुछ सेकंड्स में खत्म नहीं होती। एस्ट्रोनॉट शायद अपनी मौत को महसूस कर पाए। वो अपने शरीर को टूटते हुए महसूस करेगा, लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा। उसकी बोन्स टूटने लगेंगी, ऑर्गन्स डिस्ट्रॉय होने लगेंगे, एटॉम्स तक अलग होने लगेंगे और आखिर में वो सिर्फ पार्टिकल्स बनकर रह जाएगा। लेकिन हॉरर यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि ब्लैक होल सिर्फ इंसानों के साथ ऐसा नहीं करता। वो प्लैनेट्स, स्टार्स, यहां तक कि पूरी गैलेक्सीज के साथ भी यही कर सकता है।
जब कोई स्टार ब्लैक होल के बहुत करीब जाता है तो उसकी ग्रेविटी उस स्टार को भी खींचकर फाड़ देती है। साइंटिस्ट्स ने ऐसे कई रियल इवेंट्स ऑब्जर्व किए हैं जहां पूरा स्टार लिटरली टियर अपार्ट हो गया, स्पेस में जायंट एक्सप्लोजन्स हुए, एक्स रेस निकली और लाखों किलोमीटर दूर तक एनर्जी फैल गई। ये कोई मूवी सीन नहीं, ये सब यूनिवर्स में सच में होता है। अब सोचिए, अगर अर्थ ब्लैक होल के बहुत करीब पहुंच जाए तो सबसे पहले ओशियंस डिस्टोर्ट होने लगेंगे, समुद्र की लहरें हजारों मीटर ऊंची हो सकती हैं, फिर माउंटेन्स टूटने लगेंगे, बिल्डिंग्स कोलैप्स होंगी और धीरे धीरे पूरी अर्थ स्ट्रेच होने लगेगी। हाँ, पूरा प्लैनेट। ग्रेविटी इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी कि अर्थ का शेप बदल सकता है और आखिर में हमारी पूरी दुनिया पार्टिकल्स में टूट सकती है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात अभी बाकी है। कुछ साइंटिस्ट्स बिलीव करते हैं कि सुपरमासिव ब्लैक होल्स के अंदर स्पगेटिफिकेशन तुरंत नहीं होती। मतलब, अगर ब्लैक होल बहुत बड़ा हो तो शायद कोई इंसान इवेंट हराइजन क्रॉस भी कर जाए और कुछ समय तक जिंदा रहे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, उसके बाद क्या होगा ये किसी को नहीं पता, क्योंकि इवेंट हराइजन के अंदर से कोई इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आती। मतलब, जो भी ब्लैक होल के अंदर गया वो हमेशा के लिए गायब हो गया। यही वजह है कि ब्लैक होल यूनिवर्स की सबसे मिस्टेरियस और टेरिफाइंग ऑब्जेक्ट्स माने जाते हैं। वहां जाने के बाद स्पेस बदल जाता है, समय बदल जाता है और शायद रियलिटी भी बदल जाती है। लेकिन ब्लैक होल की सबसे डेंजरस पावर सिर्फ उसकी ग्रेविटी नहीं है। असल डर तो इस बात में है कि वो समय को भी कंट्रोल कर सकता है। हाँ, टाइम इटसेल्फ। और अगले पार्ट में हम जानेंगे वो शॉकिंग ट्रूथ कि ब्लैक होल के पास जाकर इंसान फ्यूचर में ट्रैवल कर सकता है। पार्ट 5, ब्लैक होल समय को कैसे बदल देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर समय अचानक धीमा हो जाए तो क्या होगा? अगर आपके लिए सिर्फ 1 घंटा गुजरे लेकिन अर्थ पर कई साल बीत जाए तो ये सुनने में साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन ब्लैक होल के पास ऐसा सच में हो सकता है। और यही बात ब्लैक होल को यूनिवर्स की सबसे मिस्टेरियस चीजों में से एक बनाती है, क्योंकि ब्लैक होल सिर्फ प्लैनेट्स और स्टार्स को ही नहीं बदलता, वो समय को भी बदल देता है। हाँ, टाइम इटसेल्फ। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार समय कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, वो ग्रेविटी और स्पीड के हिसाब से बदल सकता है। मतलब, जहां ग्रेविटी ज्यादा होगी वहां समय धीरे चलेगा और यूनिवर्स में ब्लैक होल से ज्यादा पावरफुल ग्रेविटी शायद ही कहीं हो। इसीलिए ब्लैक होल के पास टाइम ऑलमोस्ट फ्रीज होने लगता है। साइंटिस्ट्स ने कैलकुलेशंस से पता लगाया है कि अगर कोई इंसान ब्लैक होल के करीब जाए तो उसके लिए समय नॉर्मल लगेगा, वो चल पाएगा, सांस ले पाएगा, सोच पाएगा। लेकिन बाहर की दुनिया के लिए वो बेहद धीरे मूव कर रहा होगा। इमेजिन करो, एक एस्ट्रोनॉट मिशन पर ब्लैक होल के पास जाता है, उसके स्पेसक्राफ्ट में क्लॉक चल रही है, उसके हिसाब से शायद सिर्फ 2 घंटे गुजरते हैं। लेकिन जब वो अर्थ पर वापस लौटे तो शायद वहां 200 साल बीत चुके हों। उसके सारे दोस्त, उसका परिवार,
उसकी सिविलाइजेशन सब खत्म हो चुके होंगे। मतलब ब्लैक होल थियोरेटिकली फ्यूचर ट्रैवल पॉसिबल बना सकता है। और यही चीज साइंटिस्ट्स को सबसे ज्यादा फैसिनेट करती है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? ब्लैक होल स्पेस और टाइम दोनों को बेंड कर देता है। इसे समझने के लिए इमेजिन करो कि स्पेस टाइम एक बड़ी रबर शीट की तरह है। अगर उस शीट पर कोई भारी ऑब्जेक्ट रखो तो वो नीचे दब जाती है। अब सोचो, अगर उस शीट पर एक ब्लैक होल रखा जाए तो वो इतना ज्यादा बेंड होगी कि आसपास की रियलिटी ही बदल जाएगी। और इसी डिस्टॉर्शन की वजह से टाइम स्लो हो जाता है। जैसे जैसे आप ब्लैक होल के करीब जाओगे, समय उतना धीमा पड़ता जाएगा। इवेंट हराइजन के पास पहुंचते पहुंचते बाहर के लोगों को ऐसा लगेगा जैसे आप फ्रीज हो गए हो। मतलब अगर कोई इंसान दूर से आपको देख रहा हो तो उसे आप धीरे धीरे रुकते हुए दिखाई दोगे, लेकिन आपके लिए सब नॉर्मल रहेगा। यही वजह है कि ब्लैक होल फिजिक्स का सबसे कंफ्यूजिंग मिस्ट्री माना जाता है। अब सोचिए, अगर ह्यूमैनिटी फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी बना ले जो ब्लैक होल के पास सेफली ट्रैवल कर सके, तो शायद इंसान फ्यूचर में जा सके। शायद हम हजारों साल आगे की दुनिया देख सकें। लेकिन प्रॉब्लम ये है, वापस लौटना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी एस्केप करना बेहद मुश्किल बना देती है। और अगर स्पेसक्राफ्ट थोड़ा भी ज्यादा करीब चला गया तो फिर इवेंट हराइजन के अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद वापसी नहीं। लेकिन सबसे टेरिफाइंग बात अभी बाकी है। कुछ साइंटिस्ट्स बिलीव करते हैं कि ब्लैक होल के अंदर समय कंप्लीटली टूट सकता है। मतलब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सबका मतलब खत्म हो सकता है। वहां रियलिटी हमारी समझ से बिल्कुल अलग हो सकती है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि ब्लैक होल के अंदर टाइम उल्टा भी चल सकता है। कुछ कहते हैं वहां दूसरी यूनिवर्सिटीज एग्जिस्ट कर सकती हैं। और कुछ बिलीव करते हैं कि ब्लैक होल एक कॉस्मिक डोरवे हो सकता है जो स्पेस और टाइम के पार ले जाए। यही वजह है कि ब्लैक होल सिर्फ डिस्ट्रक्शन का सिंबल नहीं, बल्कि यूनिवर्स के सबसे बड़े सीक्रेट्स की भी माना जाता है। लेकिन अगर ब्लैक होल इतना पावरफुल है तो क्या वो पूरी गैलेक्सी को निगल सकता है? क्या एक दिन पूरा यूनिवर्स सिर्फ डार्कनेस में बदल जाएगा? और क्या ह्यूमैनिटी उस दिन तक सरवाइव कर पाएगी? यही जानेंगे अगले पार्ट में। पार्ट 6, सुपरमासिव ब्लैक होल्स, यूनिवर्स के असली दैत्य। अब तक आपने जाना कि ब्लैक होल समय को बदल सकता है, लाइट को निगल सकता है और किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन सच ये है, यूनिवर्स में मौजूद सारे ब्लैक होल्स एक जैसे नहीं होते। कुछ ब्लैक होल्स इतने विशाल हैं कि उनके सामने हमारा पूरा सोलर सिस्टम भी छोटा लगने लगता है। साइंटिस्ट्स इन्हें कहते हैं सुपरमासिव ब्लैक होल्स। ये यूनिवर्स के सबसे बड़े मॉन्स्टर्स माने जाते हैं। इनका साइज इतना ह्यूज होता है कि इनमें लाखों, करोड़ों, यहां तक कि अरबों सूरज जितना मास हो सकता है। सोचिए, हमारा सूरज अर्थ से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। लेकिन सुपरमासिव ब्लैक होल वो करोड़ों सूर्यों जितना भारी हो सकता है। और सबसे शॉकिंग बात, ऐसे जायंट ब्लैक होल्स लगभग हर बड़ी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद हैं।
हाँ, हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे के बीच में भी। उसका नाम है सजिटेरियस ए। साइंटिस्ट्स के अनुसार ये ब्लैक होल हमारे सूरज से लगभग 40 लाख गुना ज्यादा मैसिव है और वो साइलेंटली पूरी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है। हम उसे डायरेक्टली नहीं देख सकते क्योंकि ब्लैक होल लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, लेकिन साइंटिस्ट्स ने उसके आसपास घूमते स्टार्स को ऑब्जर्व करके पता लगाया कि वहां कोई इनविजिबल जायंट ऑब्जेक्ट मौजूद है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी ग्रेविटी पूरे स्टार्स को कंट्रोल कर रही है। लेकिन सवाल ये है, अगर ये इतना डेंजरस है तो फिर हम अभी तक सेफ कैसे हैं? क्योंकि सजिटेरियस ए हमसे लगभग 26,000 लाइट ईयर्स दूर है। मतलब अभी वो अर्थ के लिए डायरेक्ट डेंजर नहीं है। लेकिन यूनिवर्स में कुछ सुपरमासिव ब्लैक होल्स ऐसे भी डिस्कवर हुए हैं जो हमारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा टेरिफाइंग हैं। कुछ इतने बड़े हैं कि अगर उनकी तुलना सोलर सिस्टम से की जाए तो उनका इवेंट हराइजन ही कई प्लैनेट्स को निगल सकता है। इमेजिन करो, अगर अर्थ ऐसे किसी ब्लैक होल के पास पहुंच जाए तो शायद पूरा प्लैनेट एक टाइनी पार्टिकल जैसा लगे। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी है। साइंटिस्ट्स बिलीव करते हैं कि ये सुपरमासिव ब्लैक होल्स सिर्फ गैलेक्सीज के सेंटर में बैठे नहीं रहते, बल्कि वो गैलेक्सीज को शेप भी देते हैं। हाँ, पूरी गैलेक्सी की स्ट्रक्चर और मूवमेंट पर उनका असर हो सकता है। मतलब हमारी गैलेक्सी जैसी दिखती है, उसके पीछे भी शायद एक ब्लैक होल की पावर काम कर रही है। कुछ थ्योरीज के अनुसार अगर गैलेक्सी के सेंटर का ब्लैक होल अनस्टेबल हो जाए तो पूरी गैलेक्सी में केओस फैल सकता है। स्टार्स अपने ऑर्बिट छोड़ सकते हैं, मैसिव एक्सप्लोजन्स हो सकते हैं और लाखों वर्ल्ड्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। लेकिन ये सब सुनकर सबसे बड़ा सवाल दिमाग में आता है, आखिर इतने विशाल ब्लैक होल्स बने कैसे? साइंटिस्ट्स मानते हैं कि शुरुआत में छोटे ब्लैक होल्स बने होंगे, फिर उन्होंने धीरे धीरे गैस एब्जॉर्ब की, स्टार्स निकले, दूसरे ब्लैक होल्स को मर्ज किया और करोड़ों सालों में वो जायंट कॉस्मिक मॉन्स्टर्स बन गए। यूनिवर्स में आज भी कई गैलेक्सीज आपस में टकरा रही हैं। और जब दो गैलेक्सीज टकराती हैं तो उनके सेंटर के सुपरमासिव ब्लैक होल्स भी एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। फिर एक दिन वो आपस में मर्ज हो सकते हैं। उस मोमेंट पर इतनी पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है कि पूरे यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल वेव्स फैल सकती हैं। साइंटिस्ट्स ने ऐसी वेव्स डिटेक्ट भी की हैं। मतलब हम इनडायरेक्टली ब्लैक होल्स की आवाज सुन चुके हैं। सोचिए, एक ऐसी कोलिजन जिसमें दो कॉस्मिक मॉन्स्टर्स टकराते हैं, जिसे इंसानी दिमाग पूरी तरह इमेजिन भी नहीं कर सकता। लेकिन सबसे मिस्टेरियस बात अभी बाकी है। कुछ साइंटिस्ट्स बिलीव करते हैं कि शायद सुपरमासिव ब्लैक होल्स ही गैलेक्सीज को जन्म देने में मदद करते हैं। मतलब हो सकता है कि हमारी पूरी गैलेक्सी की शुरुआत भी किसी ब्लैक होल से जुड़ी हो। और अगर ये सच है तो ब्लैक होल सिर्फ डिस्ट्रक्शन का सिंबल नहीं, बल्कि क्रिएशन का हिस्सा भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई स्टार गलती से ऐसे जायंट ब्लैक होल के बहुत करीब पहुंच जाए तो क्या होता है जब ब्लैक होल एक पूरे तारे को निगलना शुरू करता है? यही जानेंगे अगले पार्ट में।
पार्ट 7, जब ब्लैक होल एक तारे को निगलता है। यूनिवर्स बाहर से शांत दिखाई देता है, लेकिन असल में स्पेस के अंदर हर पल कुछ ना कुछ टेरिफाइंग हो रहा होता है। कहीं स्टार्स एक्सप्लोड हो रहे हैं, कहीं गैलेक्सीज टकरा रही हैं, और कहीं एक ब्लैक होल धीरे धीरे एक पूरे तारे को निगल रहा होता है। सोचिए, हमारा सूरज कितना विशाल है। उसके अंदर लगभग 13 लाख अर्थ्स समा सकती हैं। अब इमेजिन करो, अगर इतनी विशाल चीज भी किसी मॉन्स्टर के सामने कमजोर पड़ जाए तो? यही होता है जब कोई स्टार गलती से ब्लैक होल के बहुत करीब पहुंच जाता है। शुरुआत में शायद सब नॉर्मल दिखाई दे, स्टार अपने ऑर्बिट में घूम रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे ब्लैक होल की ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगी, और फिर पूरा यूनिवर्स एक हॉरिफाइंग शो देखने लगता है। साइंटिस्ट्स इस घटना को कहते हैं टाइडल डिसरप्शन इवेंट। मतलब जब ब्लैक होल किसी स्टार को टुकड़ों में फाड़ देता है। जैसे जैसे स्टार करीब जाता है, ब्लैक होल की ग्रेविटी उसके एक हिस्से को ज्यादा खींचती है और दूसरे हिस्से को कम। धीरे धीरे पूरा स्टार स्ट्रेच होने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे इंसान स्पैगेटिफिकेशन में स्ट्रेच होता है। लेकिन यहाँ बात किसी इंसान की नहीं, एक पूरे तारे की है। इमेजिन करो, एक जायंट बर्निंग स्टार जो लाखों किलोमीटर बड़ा है, धीरे धीरे लंबा होता जा रहा है, फट रहा है और टूट रहा है। फिर अचानक उसके पीसेस ब्लैक होल के चारों तरफ घूमने लगते हैं। ये पीसेस इतनी स्पीड से मूव करते हैं कि उनका टेम्परेचर करोड़ों डिग्रीज तक पहुंच सकता है, और फिर स्पेस में मैसिव एक्सप्लोजन्स शुरू होते हैं। इतनी पावरफुल एनर्जी निकलती है कि उसे लाखों लाइट ईयर्स दूर से डिटेक्ट किया जा सकता है। साइंटिस्ट्स ने कई बार ऐसे इवेंट्स ऑब्जर्व किए हैं। नासा और दूसरे ऑब्जर्वेटरीज ने स्पेस में जायंट फ्लैशेस डिटेक्ट किए, जो एक्चुअली ब्लैक होल्स द्वारा स्टार्स को डिस्ट्रॉय करने की वजह से हुए थे। कुछ मोमेंट्स के लिए पूरा एरिया गैलेक्सी में सबसे ब्राइट चीज बन जाता है। लेकिन डरावनी बात यह है, ये सब पूरी तरह साइलेंट होता है। कोई आवाज नहीं, बस डिस्ट्रक्शन। एक ऐसा डिस्ट्रक्शन जो इंसानी इमेजिनेशन से भी बड़ा है। अब सोचिए, अगर हमारा सूरज किसी ब्लैक होल के पास चला जाए तो सबसे पहले उसकी ग्रेविटी डिस्टर्ब होगी, फिर उसकी सरफेस अनस्टेबल होने लगेगी, सोलर स्टॉर्म्स बढ़ जाएंगे, एनर्जी बर्स्ट्स निकलेंगे, और धीरे धीरे पूरा सूरज टूटना शुरू कर देगा। उसके बाद अर्थ पर लाइफ का अंत लगभग तय होगा, क्योंकि सनलाइट खत्म होने लगेगी, टेम्परेचर गिर जाएगा, प्लांट्स मरने लगेंगे, ओशियंस जम सकते हैं, और फिर पूरी ह्यूमैनिटी डार्कनेस में डूब जाएगी। लेकिन सबसे शॉकिंग बात अभी बाकी है। कुछ ब्लैक होल्स स्टार्स को तुरंत नहीं निगलते, वो धीरे धीरे उनका मैटर एब्जॉर्ब करते हैं। स्टार का मटेरियल ब्लैक होल के आसपास घूमता रहता है, जिसे अक्रीशन डिस्क कहा जाता है। ये डिस्क इतनी हॉट हो सकती है कि वो पूरे गैलेक्सीज से ज्यादा एनर्जी रिलीज करे, और इसी दौरान कुछ ब्लैक होल्स स्पेस में जायंट एनर्जी जेट्स भी छोड़ते हैं। ये जेट्स लाखों लाइट ईयर्स दूर तक जा सकते हैं। मतलब
ब्लैक होल सिर्फ डिस्ट्रॉय नहीं करता, वो पूरे यूनिवर्स को इन्फ्लुएंस भी करता है। कुछ साइंटिस्ट्स बिलीव करते हैं कि शायद ऐसे इवेंट्स गैलेक्सीज के एवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब जिस डिस्ट्रक्शन को हम डरावना समझते हैं, शायद वही यूनिवर्स के नए फ्यूचर को जन्म देता हो। लेकिन अगर ब्लैक होल इतने पावरफुल हैं, तो क्या होगा अगर वो लगातार बढ़ते रहें? क्या एक दिन ऐसा आ सकता है जब ब्लैक होल पूरी गैलेक्सी या शायद पूरे यूनिवर्स को निगलना शुरू कर दे? यही जानेंगे अगले पार्ट में। पार्ट 8, क्या ब्लैक होल पूरी यूनिवर्स को निगल सकता है? अब तक आपने देखा कैसे ब्लैक होल स्टार्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, समय को बदल सकता है और पूरे प्लैनेट्स को खत्म कर सकता है। लेकिन अब आता है सबसे टेरिफाइंग सवाल, क्या एक ब्लैक होल इतना बड़ा हो सकता है कि वो पूरी यूनिवर्स को निगल जाए? पहली बार ये सुनने में इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि यूनिवर्स अनइमेजिनेबली विशाल है। इसमें खरबों गैलेक्सीज हैं, अरबों खरबों स्टार्स हैं और अनगिनत प्लैनेट्स। लेकिन डर की बात यह है, ब्लैक होल लगातार ग्रो कर सकता है। जितना ज्यादा मैटर वो अब्सॉर्ब करेगा, उतना ज्यादा पावरफुल बनता जाएगा। मतलब जैसे जैसे वो चीजों को निगलता है, उसकी ग्रेविटी और भी डेंजरस होती जाती है। अब इमेजिन करो एक ऐसा ब्लैक होल जो करोड़ों सालों तक लगातार स्टार्स निगलता रहे, गैलेक्सीज एब्सॉर्ब करता रहे, दूसरे ब्लैक होल्स से मर्ज होता रहे। तो क्या होगा? वो धीरे धीरे एक कॉस्मिक मॉन्स्टर बन सकता है, इतना बड़ा कि पूरी गैलेक्सीज उसके सामने छोटी लगें। साइंटिस्ट्स ने यूनिवर्स में कुछ अल्ट्रामैसिव ब्लैक होल्स डिस्कवर किए हैं, जो हमारे सूरज से अरबों गुना ज्यादा मैसिव हैं। कुछ इतने बड़े हैं कि उनका इवेंट हराइजन ही हमारे पूरे सोलर सिस्टम से बड़ा हो सकता है। और यही चीज साइंटिस्ट्स को डराती है, क्योंकि थियोरेटिकली ब्लैक होल की ग्रोथ की कोई एग्जैक्ट लिमिट नहीं मिली। अगर उसे लगातार मैटर मिलता रहे तो वो ग्रो करता रह सकता है। लेकिन क्या वो सच में पूरी यूनिवर्स को निगल सकता है? अभी तक इसका कोई प्रूफ नहीं मिला। कई साइंटिस्ट्स मानते हैं कि यूनिवर्स बहुत तेजी से एक्सपैंड हो रहा है। मतलब गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इसलिए शायद कोई एक ब्लैक होल पूरी यूनिवर्स तक कभी पहुंच ही ना पाए। लेकिन कुछ थ्योरीज इससे भी ज्यादा टेरिफाइंग हैं। कुछ फिजिसिस्ट्स बिलीव करते हैं कि फ्यूचर में यूनिवर्स का अंत ब्लैक होल्स की वजह से हो सकता है। इमेजिन करो, करोड़ों अरबों साल बाद स्टार्स खत्म हो चुके होंगे, गैलेक्सीज डार्क हो जाएंगी, नई रोशनी पैदा होना बंद हो जाएगी और तब यूनिवर्स में सिर्फ ब्लैक होल्स बचेंगे। एक साइलेंट, कोल्ड, डार्क यूनिवर्स जहां हर तरफ सिर्फ डार्कनेस होगी। धीरे धीरे बचे हुए प्लैनेट्स, स्टार्स और मैटर भी ब्लैक होल्स में गिरते जाएंगे और यूनिवर्स और ज्यादा एम्प्टी होता जाएगा। कुछ थ्योरीज के अनुसार आखिर में पूरा कॉस्मोस जाइंट ब्लैक होल्स से भर सकता है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात अभी बाकी है। स्टीफन हॉकिंग ने एक थ्योरी दी थी जिसने ब्लैक होल्स को लेकर हमारी सोच बदल दी। उन्होंने कहा, ब्लैक होल्स हमेशा नहीं रहते। उनके अनुसार ब्लैक होल्स धीरे धीरे एनर्जी लूज करते हैं। इसे कहा जाता है
हॉकिंग रेडिएशन, मतलब अरबों खरबों साल बाद ब्लैक होल्स भी इवेपोरेट हो सकते हैं। सोचिए, यूनिवर्स की सबसे डेंजरस चीज भी हमेशा के लिए नहीं रहती। लेकिन प्रॉब्लम यह है, अगर उस समय तक पूरा यूनिवर्स ऑलमोस्ट डेड हो चुका हो तो इमेजिन करो एक ऐसा फ्यूचर जहां कोई स्टार्स ना हो, कोई सनलाइट ना हो, कोई लाइफ ना हो, बस डार्कनेस और जायंट ब्लैक होल्स। फिर धीरे धीरे वो भी डिसअपियर होने लगे और आखिर में पूरा यूनिवर्स कंप्लीटली साइलेंट हो जाए। ना रोशनी, ना आवाज, ना समय का कोई मतलब, सिर्फ एंडलेस डार्कनेस। लेकिन कुछ साइंटिस्ट्स बिलीव करते हैं कि ब्लैक होल सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं, बल्कि नए यूनिवर्सिटीज के जन्म का कारण भी हो सकते हैं। क्या ब्लैक होल किसी दूसरी दुनिया का गेट हो सकता है? क्या उसके अंदर एक नया यूनिवर्स छुपा हो सकता है? और क्या हमारी अपनी यूनिवर्स भी किसी ब्लैक होल से पैदा हुई है? यही माइंड ब्लोइंग थ्योरीज जानेंगे अगले पार्ट में। पार्ट 9, क्या ब्लैक होल के अंदर दूसरी यूनिवर्स छुपी हो सकती है? अब तक आपने जाना कि ब्लैक होल्स स्टार्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, समय को बदल सकते हैं और शायद फ्यूचर में पूरे यूनिवर्स को डार्कनेस में बदल सकते हैं। लेकिन अब जो थ्योरी आप सुनने वाले हो वो शायद ब्लैक होल की सबसे माइंड ब्लोइंग पॉसिबिलिटी है। कुछ साइंटिस्ट्स बिलीव करते हैं कि ब्लैक होल सिर्फ डिस्ट्रक्शन मशीन नहीं, बल्कि दूसरी यूनिवर्स का दरवाजा हो सकता है। हाँ, एक ऐसी दूसरी दुनिया जहां फिजिक्स के रूल्स अलग हों। सोचिए, अगर ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद कोई चीज खत्म ना होती हो, बल्कि किसी दूसरी रियलिटी में पहुंच जाती हो तो? यही आइडिया व्हाइट होल थ्योरी और वर्म होल थ्योरीज से जुड़ा हुआ है। पहले समझते हैं व्हाइट होल क्या होता है। अगर ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां सब कुछ अंदर जा सकता है लेकिन बाहर नहीं आ सकता, तो व्हाइट होल उसका उल्टा माना जाता है। एक ऐसी जगह जहां से चीजें सिर्फ बाहर निकल सकती हैं, लेकिन अंदर कुछ नहीं जा सकता, मतलब ब्लैक होल एंट्रेंस हो सकता है और व्हाइट होल एग्जिट। कुछ फिजिसिस्ट्स बिलीव करते हैं कि शायद दोनों कनेक्टेड हों। इमेजिन करो, कोई चीज ब्लैक होल में गई और स्पेस टाइम के किसी दूसरे हिस्से से बाहर निकली, मतलब ब्लैक होल एक कॉस्मिक टनल हो सकता है। इसी कॉन्सेप्ट को वर्म होल कहा जाता है। वर्म होल थियोरेटिकली स्पेस और टाइम को शॉर्टकट की तरह कनेक्ट कर सकता है। जैसे अगर यूनिवर्स को एक कागज मानो, तो वर्म होल उस कागज को फोल्ड करके दो दूर जगहों को इंस्टेंटली जोड़ सकता है। मतलब जहां पहुंचने में लाखों साल लगते, वहां कुछ सेकंड्स में पहुंचा जा सकता है। यही वजह है कि कई साइंटिस्ट्स और साइंस फिक्शन मूवीज वर्म होल्स को इंटरस्टेलर ट्रैवल से जोड़ते हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग थ्योरी अभी बाकी है। कुछ फिजिसिस्ट्स बिलीव करते हैं कि हर ब्लैक होल के अंदर एक नया बेबी यूनिवर्स बन सकता है। मतलब जब ब्लैक होल मैटर को एब्जॉर्ब करता है, तो शायद वो सारी एनर्जी और मैटर किसी दूसरी यूनिवर्स में जाकर नया बिग बैंग क्रिएट कर दे। सोचिए, अगर ऐसा है तो हमारी अपनी यूनिवर्स भी शायद किसी दूसरी यूनिवर्स के ब्लैक होल से पैदा हुई हो। मतलब हमारा पूरा कॉस्मोस
किसी और बड़ी रियलिटी का सिर्फ एक छोटा हिस्सा हो सकता है। ये थ्योरी सुनने में अनबिलीवेबल लगती है, लेकिन कई साइंटिस्ट्स इसे सीरियसली स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, इसका एग्जैक्ट आंसर आज भी किसी के पास नहीं है। इवेंट हराइजन के अंदर से कोई इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आती, इसलिए जो कुछ भी वहां होता है वो आज भी मिस्ट्री बना हुआ है। लेकिन डरावनी बात यह है, अगर वॉर्म होल्स सच में एग्जिस्ट करते हों तो वो स्टेबल नहीं हो सकते। कुछ कैलकुलेशंस के अनुसार वॉर्म होल इंस्टेंटली कोलैप्स हो सकता है। मतलब अगर कोई इंसान उसके अंदर जाए तो शायद वो कभी दूसरी तरफ पहुंच ही ना पाए, और अगर पहुंचे भी तो वहां क्या होगा कोई नहीं जानता। शायद दूसरी यूनिवर्स, शायद दूसरी टाइमलाइन, या शायद ऐसी रियलिटी जहां इंसान सरवाइव ही ना कर सके। लेकिन सबसे माइंड बेंडिंग बात अभी बाकी है। कुछ साइंटिस्ट्स बिलीव करते हैं कि शायद ब्लैक होल्स हमारी रियलिटी को इंफॉर्मेशन की तरह स्टोर करते हैं। मतलब जो कुछ भी उनके अंदर जाता है वो पूरी तरह खत्म नहीं होता, बल्कि किसी फॉर्म में हमेशा एग्जिस्ट करता है। इसे कहा जाता है ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स, और इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश में साइंटिस्ट्स आज भी लगे हुए हैं। क्योंकि अगर ब्लैक होल का असली सच समझ आ गया तो शायद हम यूनिवर्स का ओरिजिन, टाइम ट्रैवल और रियलिटी की असली नेचर सब समझ पाएंगे। लेकिन अगर ब्लैक होल इतने मिस्टेरियस हैं, तो क्या कभी इंसान सच में उनके पास जाकर स्टडी कर पाएगा? और अगर कोई एस्ट्रोनॉट गलती से इवेंट हराइजन के अंदर चला जाए तो उसे क्या दिखाई देगा? यही टेरिफाइंग जर्नी शुरू होगी अगले पार्ट में। पार्ट 10, अगर कोई इंसान ब्लैक होल के अंदर चला जाए तो क्या होगा? अब तक आपने जाना कि ब्लैक होल शायद समय को मोड़ सकता है, दूसरी यूनिवर्स से जुड़ा हो सकता है, और रियलिटी के सबसे बड़े सीक्रेट्स छुपाए बैठा है। लेकिन अब आता है सबसे टेरिफाइंग सवाल, अगर कोई इंसान सच में ब्लैक होल के अंदर चला जाए तो उसके साथ क्या होगा? सिर्फ इस सवाल को सोचकर ही डर लगता है, क्योंकि आज तक कोई इंसान ब्लैक होल के पास भी नहीं पहुंच पाया। लेकिन साइंटिस्ट्स ने फिजिक्स और कैलकुलेशंस की मदद से कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज बताई हैं जो बेहद शॉकिंग हैं। इमेजिन करो, भविष्य में ह्यूमैनिटी इतनी एडवांस्ड हो गई है कि एक जायंट स्पेसक्राफ्ट बनाया गया, एक ऐसा मिशन जिसका सिर्फ एक उद्देश्य है, ब्लैक होल के अंदर क्या है ये पता लगाना। एक एस्ट्रोनॉट उस स्पेसक्राफ्ट में बैठकर धीरे धीरे ब्लैक होल की तरफ बढ़ रहा है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगेगा, स्पेस डार्क होगा, स्टार्स चमक रहे होंगे, और दूर एक जायंट डार्क स्फीयर दिखाई देगा। लेकिन जैसे जैसे स्पेसक्राफ्ट करीब जाएगा, रियलिटी बदलनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले स्टार्स डिस्टॉर्टेड दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी लाइट को भी बेंड करती है। ऐसा लगेगा जैसे पूरा यूनिवर्स मुड़ रहा हो। फिर समय धीमा पड़ना शुरू होगा। एस्ट्रोनॉट की क्लॉक नॉर्मल चलेगी, लेकिन बाहर की दुनिया के लिए उसका समय स्लो हो जाएगा। अगर अर्थ से लोग उसे देख रहे हों, तो उन्हें लगेगा कि स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे फ्रीज हो रहा है। लेकिन एस्ट्रोनॉट को कुछ अजीब महसूस नहीं होगा। यही ब्लैक होल की सबसे कंफ्यूजिंग चीज है।
अब स्पेसक्राफ्ट इवेंट हराइजन के करीब पहुंच चुका है, वो इनविजिबल सीमा जिसके बाद वापसी इम्पॉसिबल मानी जाती है। उस मोमेंट पर पूरा मिशन हिस्ट्री का सबसे डेंजरस मोमेंट बन जाएगा। अगर ये एक सुपरमासिव ब्लैक होल है तो शायद एस्ट्रोनॉट तुरंत डिस्ट्रॉय ना हो, वो कुछ समय तक सरवाइव कर सकता है और फिर वो इवेंट हराइजन क्रॉस कर देगा। उसके बाद बाहर की यूनिवर्स से उसका कनेक्शन लगभग खत्म हो जाएगा। मतलब अब उसकी आवाज, उसकी इमेज, उसकी इंफॉर्मेशन कुछ भी बाहर नहीं पहुंच पाएगा। वो पूरी तरह अकेला होगा। एक ऐसी जगह जहां पहले कभी कोई इंसान नहीं गया, लेकिन अंदर क्या दिखाई देगा, यहीं से थ्योरीज शुरू होती हैं। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं कि अंदर जाते ही स्पगेटिफिकेशन शुरू हो जाएगी, बॉडी धीरे धीरे स्ट्रेच होगी, एटॉम्स टूटने लगेंगे और इंसान पार्टिकल्स में बदल जाएगा। लेकिन कुछ थ्योरीज इससे भी ज्यादा स्ट्रेंज हैं। कुछ फिजिसिस्ट्स बिलीव करते हैं कि इवेंट हराइजन के बाद रियलिटी पूरी तरह बदल सकती है, स्पेस और टाइम की डायरेक्शन बदल सकती है। मतलब वहां आगे बढ़ना उतना ही अनअवॉइडेबल हो सकता है जितना हमारे लिए फ्यूचर की तरफ बढ़ना। इमेजिन करो, एस्ट्रोनॉट आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसे ना कोई एग्जिट दिखाई दे रहा है, ना कोई स्टार्स, ना कोई नोन यूनिवर्स, सिर्फ डार्कनेस, एक एंडलेस डार्कनेस जहां फिजिक्स के सारे रूल्स टूट रहे हैं। फिर शायद वो सिंगुलैरिटी के करीब पहुंचे, वो मिस्टेरियस पॉइंट जहां डेंसिटी इन्फिनिट मानी जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हमारी करंट फिजिक्स वहां काम करना बंद कर देती है। मतलब सिंगुलैरिटी के अंदर क्या होता है, इसका आंसर आज भी अननोन है। कुछ थ्योरीज कहती हैं वहां टाइम खत्म हो जाता है, कुछ कहती हैं वहां दूसरी यूनिवर्स हो सकती है, और कुछ कहते हैं कि इंसान का अस्तित्व ही मिट सकता है। लेकिन सबसे टेरिफाइंग बात अभी बाकी है। अगर अर्थ से लोग उस एस्ट्रोनॉट को देख रहे हों, तो उन्हें कभी ये दिखाई नहीं देगा कि वो ब्लैक होल के अंदर गया। उनके लिए वो इवेंट हराइजन पर धीरे धीरे फ्रीज होता दिखाई देगा और फिर फेड होने लगेगा। मतलब ब्लैक होल के अंदर जाने वाला इंसान शायद अपनी रियलिटी में आगे बढ़ चुका होगा, लेकिन यूनिवर्स के बाकी लोगों के लिए वो समय में हमेशा के लिए अटक जाएगा। सोचिए, एक इंसान जो शायद दूसरी रियलिटी में पहुंच गया हो, लेकिन उसकी दुनिया के लिए वो हमेशा के लिए खो चुका हो। यही वजह है कि ब्लैक होल सिर्फ स्पेस ऑब्जेक्ट नहीं, बल्कि यूनिवर्स की सबसे टेरिफाइंग मिस्ट्री माना जाता है। लेकिन अगर ब्लैक होल इतना डेंजरस है, तो क्या कोई चीज उससे बच सकती है? और क्या ब्लैक होल हमेशा के लिए एग्जिस्ट करते हैं? यही शॉकिंग ट्रूथ जानेंगे अगले पार्ट में। पार्ट 11, क्या ब्लैक होल हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं? अब तक आपने जाना कि ब्लैक होल स्टार्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, समय को बदल सकता है और शायद दूसरी यूनिवर्सिटीज से भी जुड़ा हो सकता है। लेकिन अब आता है एक ऐसा सवाल जिसने साइंटिस्ट्स की सोच पूरी तरह बदल दी। क्या ब्लैक होल हमेशा के लिए एग्जिस्ट करते हैं? पहले साइंटिस्ट्स मानते थे कि हाँ, क्योंकि ब्लैक होल इतना पावरफुल होता है
कि वंस कोई चीज उसके अंदर चली जाए तो वो कभी वापस नहीं आ सकती। इसलिए लोगों को लगता था कि ब्लैक होल इमॉर्टल हैं, एक एटर्नल मॉन्स्टर जो हमेशा यूनिवर्स में मौजूद रहेगा। लेकिन फिर एक साइंटिस्ट ने ऐसी थ्योरी दी जिसने पूरी फिजिक्स की दुनिया को शॉक कर दिया। उस साइंटिस्ट का नाम था स्टीफन हॉकिंग। उन्होंने कहा, ब्लैक होल्स भी मर सकते हैं। ये सुनकर दुनिया भर के साइंटिस्ट्स हैरान रह गए, क्योंकि अगर ब्लैक होल जैसी चीज भी खत्म हो सकती है तो इसका मतलब यूनिवर्स हमारी सोच से कहीं ज्यादा स्ट्रेंज है। हॉकिंग ने बताया कि ब्लैक होल पूरी तरह ब्लैक नहीं होते, वो धीरे धीरे टाइनी पार्टिकल्स और एनर्जी रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस को कहा गया हॉकिंग रेडिएशन। इस थ्योरी के अनुसार स्पेस कभी पूरी तरह एम्प्टी नहीं होता। वैक्यूम में भी टाइनी क्वांटम पार्टिकल्स लगातार पैदा और गायब होते रहते हैं। अब इमेजिन करो, ऐसे पार्टिकल्स ब्लैक होल के पास बन रहे हैं। कभी कभी उनमें से एक पार्टिकल ब्लैक होल के अंदर गिर जाता है और दूसरा बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने वाला पार्टिकल एनर्जी लेकर जाता है। मतलब ब्लैक होल धीरे धीरे अपनी एनर्जी लूज करने लगता है, और जैसे जैसे एनर्जी कम होती है उसका मास भी कम होने लगता है। बहुत 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 धीरे, इतना धीरे कि एक जायंट ब्लैक होल को खत्म होने में अरबों नहीं, खरबों नहीं, बल्कि अनइमेजिनेबल टाइम लग सकता है। लेकिन आखिर में वो इवेपोरेट हो सकता है। सोचिए, यूनिवर्स की सबसे टेरिफाइंग चीज भी हमेशा के लिए नहीं रहती। लेकिन सबसे शॉकिंग बात अभी बाकी है। जब ब्लैक होल अपने अंतिम मोमेंट्स में पहुंचता है तो शायद वो एक जायंट एक्सप्लोजन के साथ खत्म हो, एक आखिरी एनर्जी बर्स्ट जो स्पेस में फैल जाए। मतलब ब्लैक होल की मौत भी टेरिफाइंग हो सकती है। लेकिन इससे एक और डेंजरस मिस्ट्री पैदा होती है। अगर ब्लैक होल धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाते हैं तो उनके अंदर गई इंफॉर्मेशन का क्या होता है? क्योंकि फिजिक्स के अनुसार इंफॉर्मेशन पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, तो फिर स्टार्स की इंफॉर्मेशन, प्लैनेट्स की इंफॉर्मेशन और शायद इंसानों की इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है? इसी सवाल को कहा जाता है ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। और यही आज की मॉडर्न फिजिक्स की सबसे बड़ी मिस्टरीज में से एक है। कुछ साइंटिस्ट्स बिलीव करते हैं कि इंफॉर्मेशन इवेंट हराइजन पर समहाउ स्टोर हो जाती है। कुछ कहते हैं कि वो हॉकिंग रेडिएशन के जरिए बाहर निकलती है, और कुछ थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि शायद इंफॉर्मेशन किसी दूसरी यूनिवर्स में चली जाती है। मतलब ब्लैक होल सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं, बल्कि रियलिटी के हिडन रूल्स को समझने की हो सकता है। यही वजह है कि दुनिया भर के साइंटिस्ट्स आज भी ब्लैक होल्स को डीपली स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि अगर ह्यूमैनिटी ब्लैक होल का पूरा सच समझ गई तो शायद हम टाइम, स्पेस, ग्रेविटी और यूनिवर्स के ओरिजिन सबका आंसर पा सकते हैं। लेकिन अगर फ्यूचर में सारे स्टार्स खत्म हो जाएं और ब्लैक होल्स भी इवेपोरेट होने लगें, तो आखिर यूनिवर्स का अंत कैसा होगा? क्या एक दिन पूरा कॉस्मोस पूरी तरह डार्क और साइलेंट हो जाएगा? यही टेरिफाइंग फ्यूचर जानेंगे अगले पार्ट में। पार्ट 12, यूनिवर्स का आखिरी अंत कैसा होगा।
अब तक आपने जाना कि ब्लैक होल्स भी हमेशा के लिए नहीं रहते। एक दिन, अरबों खरबों साल बाद वो भी धीरे धीरे खत्म हो सकते हैं। लेकिन अब सबसे टेरिफाइंग सवाल सामने आता है, अगर स्टार्स खत्म हो जाएं, ब्लैक होल्स भी मर जाएं, तो आखिर यूनिवर्स में बचेगा क्या? सोचिए, एक ऐसा फ्यूचर जहां कोई सूरज ना हो, कोई गैलेक्सी चमकती ना हो, कोई प्लैनेट लाइफ से भरा ना हो, बस डार्कनेस, एंडलेस डार्कनेस। साइंटिस्ट्स बिलीव करते हैं कि यूनिवर्स हमेशा ऐसा नहीं रहेगा जैसा आज दिखता है। आज हम स्टार्स की रोशनी देखते हैं, गैलेक्सीज चमकती हुई दिखाई देती हैं, प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं। लेकिन ये सब हमेशा नहीं चलेगा, क्योंकि हर स्टार की एक उम्र होती है। हमारा सूरज भी एक दिन खत्म होगा, और सिर्फ हमारा सूरज ही नहीं, पूरे यूनिवर्स के स्टार्स धीरे धीरे अपनी एनर्जी खो देंगे। कुछ एक्सप्लोड होंगे, कुछ व्हाइट ड्वार्फ बन जाएंगे, और कुछ ब्लैक होल्स में बदल जाएंगे। फिर आएगा एक ऐसा समय जब नए स्टार्स बनना लगभग बंद हो जाएगा, गैलेक्सीज डार्क होने लगेंगी, यूनिवर्स धीरे धीरे कोल्ड और साइलेंट बनता जाएगा। साइंटिस्ट्स इस पॉसिबल फ्यूचर को कहते हैं हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स। मतलब एक ऐसा समय जब पूरे कॉस्मोस में यूजेबल एनर्जी लगभग खत्म हो जाएगी। कोई बड़ी एक्सप्लोजन्स नहीं, कोई नई रोशनी नहीं, बस एक कोल्ड डेड यूनिवर्स। लेकिन सबसे टेरिफाइंग बात यह है, उस समय शायद सिर्फ ब्लैक होल्स बचे होंगे। हाँ, वही जायंट कॉस्मिक मॉन्स्टर्स जो डार्कनेस में साइलेंटली मौजूद रहेंगे। इमेजिन करो, एक ऐसा यूनिवर्स जहां ना अर्थ हो, ना इंसान, ना स्टार्स, ना कोई आवाज, बस जायंट ब्लैक होल्स और एंडलेस डार्कनेस। करोड़ों खरबों साल तक वो आखिरी सर्वाइविंग ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन फिर स्टीफन हॉकिंग की थ्योरी के अनुसार ब्लैक होल्स भी हॉकिंग रेडिएशन की वजह से इवेपोरेट होने लगेंगे, बहुत धीरे, इतना धीरे कि इंसानी दिमाग उस समय को इमेजिन भी नहीं कर सकता। लेकिन आखिर में यूनिवर्स के आखिरी ब्लैक होल्स भी डिसअपियर हो जाएंगे, और उसके बाद यही सबसे हॉरिफाइंग मिस्ट्री है। कुछ साइंटिस्ट्स बिलीव करते हैं कि उसके बाद यूनिवर्स हमेशा के लिए डार्क और एम्प्टी हो जाएगा। ना मैटर, ना लाइट, ना लाइफ, सिर्फ इन्फिनिट साइलेंस। लेकिन कुछ थ्योरीज इससे भी ज्यादा स्ट्रेंज हैं। कुछ फिजिसिस्ट्स मानते हैं कि शायद यूनिवर्स का अंत ही एक नई शुरुआत हो। मतलब जब सब कुछ खत्म होगा, तब शायद एक नया बिग बैंग शुरू हो, और फिर एक नई यूनिवर्स पैदा हो जाए। इसे कुछ लोग बिग बाउंस थ्योरी कहते हैं। मतलब यूनिवर्स बार बार जन्म ले सकता है, क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन और फिर क्रिएशन, एक एंडलेस साइकिल। सोचिए, अगर ऐसा है तो शायद हमारी यूनिवर्स पहली नहीं है, और शायद आखिरी भी नहीं। हो सकता है हमसे पहले भी काउंटलेस यूनिवर्सिटीज एग्जिस्ट कर चुकी हों, और फ्यूचर में भी नई यूनिवर्सिटीज जन्म लें। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इन थ्योरीज को प्रूव करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि हम यूनिवर्स के सिर्फ एक टाइनी हिस्से को ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। बाकी कॉस्मोस आज भी मिस्ट्री है, और शायद इसी मिस्ट्री की वजह से यूनिवर्स इतना फैसिनेटिंग लगता है।
क्योंकि जितना ज्यादा इंसान स्पेस को समझने की कोशिश करता है, उतना ही ज्यादा उसे एहसास होता है कि हम अभी भी बहुत कम जानते हैं। लेकिन अगर यूनिवर्स इतना विशाल और मिस्टेरियस है, तो क्या सच में हम इसमें अकेले हैं? क्या कहीं और भी इंटेलिजेंट लाइफ एग्जिस्ट करती है? या फिर ह्यूमैनिटी पूरे कॉस्मोस में अकेली सिविलाइजेशन है? यही शॉकिंग पॉसिबिलिटी जानेंगे अगले पार्ट में। पार्ट 13, क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं? अब तक आपने जाना कि यूनिवर्स का अंत कितना डरावना हो सकता है। ब्लैक होल्स भी खत्म हो सकते हैं और पूरा कॉस्मोस एक दिन अंधेरे में डूब सकता है। लेकिन अब आता है एक ऐसा सवाल जो इंसान ने हमेशा खुद से पूछा है, क्या हम अकेले हैं? सोचिए, इतना विशाल यूनिवर्स जिसमें अरबों गैलेक्सीज हैं, हर गैलेक्सी में अरबों स्टार्स हैं और हर स्टार के आसपास प्लैनेट्स हो सकते हैं, तो क्या सिर्फ अर्थ पर ही लाइफ है? ये बात बहुत कम लॉजिकल लगती है। इसीलिए साइंटिस्ट्स मानते हैं कि यूनिवर्स में कहीं ना कहीं लाइफ मौजूद हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम अभी तक किसी एलियन सिविलाइजेशन का डायरेक्ट प्रूफ नहीं ढूंढ पाए हैं। स्पेस इतना विशाल है कि सिग्नल्स को ट्रैवल करने में भी लाखों साल लग जाते हैं। शायद कोई सिविलाइजेशन हमें देख रही हो, लेकिन हम उन्हें नहीं देख पा रहे हों। इसे ही कहते हैं फर्मी पैराडॉक्स। मतलब, अगर यूनिवर्स इतना बड़ा है और लाइफ संभव है, तो फिर सब लोग कहाँ हैं? क्यों कोई कांटेक्ट नहीं हुआ? कुछ थ्योरीज इस मिस्ट्री को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं कि लाइफ बहुत रेयर है। कुछ कहते हैं कि सिविलाइजेशंस खुद को डिस्ट्रॉय कर लेती हैं। कुछ मानते हैं कि एडवांस्ड सिविलाइजेशंस हमें इंटेंशनली अवॉइड कर रही हैं। और कुछ थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि शायद हम एक सिमुलेशन में रह रहे हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, यूनिवर्स में कई एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर हुए हैं जो अर्थ जैसे लगते हैं। कुछ प्लैनेट्स सही टेम्परेचर जोन में हैं। पानी हो सकता है, एटमॉस्फेयर भी हो सकता है। मतलब, लाइफ के कंडीशंस वहां मौजूद हो सकते हैं। नासा और दूसरे स्पेस एजेंसीज लगातार ऐसे प्लैनेट्स को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई क्लियर सिग्नल नहीं मिला। फिर भी सर्च लगातार जारी है। अब इमेजिन करो, अगर किसी दिन हमें एक एलियन सिग्नल मिल जाए, तो क्या होगा? पूरी ह्यूमैनिटी हिल जाएगी। साइंस, रिलीजन, बिलीफ सब बदल सकते हैं। लेकिन अगर हम सच में अकेले हैं, तो फिर अर्थ और भी ज्यादा स्पेशल बन जाती है, क्योंकि इसका मतलब होगा कि यूनिवर्स में लाइफ बहुत रेयर है और हम शायद एक रेयर मिरेकल हैं। लेकिन सबसे माइंड ब्लोइंग पॉसिबिलिटी ये है, कुछ साइंटिस्ट्स बिलीव करते हैं कि एडवांस्ड सिविलाइजेशंस ब्लैक होल्स को समझ चुकी होंगी। शायद उन्होंने स्पेस ट्रैवल कर लिया हो, टाइम को मैनिपुलेट कर लिया हो, या ब्लैक होल को एनर्जी सोर्स की तरह यूज किया हो। मतलब, ब्लैक होल्स सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं, फ्यूचर टेक्नोलॉजी का सोर्स भी हो सकते हैं। लेकिन अभी के लिए ये सब थ्योरीज ही हैं। रियल प्रूफ अभी तक नहीं मिला, और यही यूनिवर्स की सबसे बड़ी ब्यूटी है। हर आंसर के साथ एक नया सवाल पैदा होता है।
लेकिन अब अंतिम सवाल ये है, अगर ब्लैक होल इतना पावरफुल और मिस्टेरियस है, तो क्या इंसान कभी उसे समझ पाएगा, या फिर ये रहस्य हमेशा हमारे लिए इम्पॉसिबल ही रहेगा? यही जानेंगे आखिरी पार्ट में। पार्ट 14, क्या इंसान कभी ब्लैक होल का पूरा सच जान पाएगा? अब तक आपने इस पूरी जर्नी में देखा, ब्लैक होल कोई सिंपल स्पेस ऑब्जेक्ट नहीं है। ये स्टार्स को तोड़ सकता है, टाइम को स्लो कर सकता है, गैलेक्सीज को कंट्रोल कर सकता है, और शायद रियलिटी के रूल्स को भी बदल देता है। लेकिन अब आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या इंसान कभी ब्लैक होल का पूरा सच समझ पाएगा? सीधी बात करें तो आज की साइंस के हिसाब से ब्लैक होल को पूरी तरह समझना अभी बहुत दूर की बात है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि ब्लैक होल के अंदर से कोई इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आती। जिस बाउंड्री को हम इवेंट हराइजन कहते हैं, उसके अंदर क्या हो रहा है ये कोई डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकता। हम सिर्फ उसके बाहर के इफेक्ट्स देख सकते हैं, स्टार्स का घूमना, लाइट का बेंड होना, एनर्जी का रिलीज होना। लेकिन अंदर की रियलिटी आज भी एक मिस्ट्री है। इसीलिए ब्लैक होल को साइंस की फाइनल वॉल भी कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश नहीं कर रहे। नासा और दुनिया भर के साइंटिस्ट्स लगातार स्पेस टेलीस्कोप्स, ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर्स और एडवांस्ड सिमुलेशंस की मदद से ब्लैक होल्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ हद तक हमने प्रगति भी की है। हमने पहली बार ब्लैक होल की इमेज कैप्चर की, ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट की और स्टार्स को टूटते हुए लिव ऑब्जर्व किया। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल वही है, सिंगुलैरिटी के अंदर क्या है? वो पॉइंट जहां फिजिक्स टूट जाती है, जहां डेंसिटी इन्फिनिट हो सकती है, जहां टाइम और स्पेस का मतलब बदल जाता है। वहां हमारी करंट साइंस काम नहीं करती। कुछ थ्योरीज कहती हैं वहां नया फिजिक्स होगा, कुछ कहते हैं वहां वर्म होल हो सकता है, और कुछ मानते हैं वहां दूसरी यूनिवर्स एग्जिस्ट कर सकती है। लेकिन सच ये है, हम अभी तक निश्चित रूप से कुछ नहीं जानते, और शायद यही ब्लैक होल की सबसे बड़ी ताकत है। वो हमें हमारी लिमिट्स दिखाता है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हम ब्लैक होल्स के और करीब कॉन्सेप्चुअली पहुंच रहे हैं। फ्यूचर में शायद एआई सिमुलेशंस, क्वांटम फिजिक्स और स्पेस मिशंस हमें और डीप आंसर्स दे सकें। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ब्लैक होल का पूरा सच इंसानों के लिए कभी फुली एक्सेसिबल ही ना हो, क्योंकि यूनिवर्स खुद शायद हमें एक सीमा दिखा रहा है कि हर चीज को समझना जरूरी नहीं होता। कुछ मिस्टरीज हमेशा मिस्टरीज ही रहती हैं, और शायद ब्लैक होल भी उन्हीं में से एक है। लेकिन एक बात तय है, ब्लैक होल ने हमारी सोच बदल दी है। इसने हमें सिखाया है कि स्पेस इन्फिनिट है, टाइम फ्लेक्सिबल है, और रियलिटी हमारी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा स्ट्रेंज है। और सबसे बड़ी बात, हम अभी भी शुरुआत में हैं। यूनिवर्स का 99% हिस्सा हमें समझ ही नहीं आया है। तो शायद ब्लैक होल का सच जानने के लिए हमें सिर्फ साइंस नहीं, बल्कि एक पूरी नई अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। और अब आखिरी सवाल,
क्या हम इस कॉस्मिक मिस्ट्री को कभी पूरी तरह सॉल्व कर पाएंगे, या फिर ब्लैक होल हमेशा इंसानों के लिए एक अनआंसर्ड क्वेश्चन ही रहेगा? यही सोचकर इस जर्नी को यहीं खत्म करते हैं। फाइनल कंक्लूजन, यूनिवर्स का सबसे बड़ा रहस्य। तो दोस्तों, इस पूरी जर्नी में हमने जाना कि ब्लैक होल सिर्फ स्पेस का एक ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये यूनिवर्स की सबसे रहस्यमयी और सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है। ये स्टार्स को निगल सकता है, टाइम को स्लो कर सकता है, गैलेक्सीज को बदल सकता है, और शायद रियलिटी के रूल्स तक को रिराइट कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई ये है, ब्लैक होल हमें ये एहसास कराता है कि हम अभी यूनिवर्स को बहुत कम समझते हैं। हम जितना आगे बढ़ते हैं, उतने ही नए सवाल पैदा हो जाते हैं। और शायद यही साइंस की असली ब्यूटी है, क्योंकि हर आंसर के पीछे एक और बड़ा मिस्ट्री छुपा होता है। अब अगर इस जर्नी ने आपको थोड़ा भी अमेज किया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही स्पेस मिस्ट्रीज, यूनिवर्स फैक्ट्स और माइंड ब्लोइंग कॉस्मिक थ्योरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे। और कमेंट में जरूर बताना, क्या तुम्हें लगता है ब्लैक होल सच में दूसरी यूनिवर्स का दरवाजा हो सकता है? मैं अगले वीडियो में इसी तरह एक और शॉकिंग स्पेस मिस्ट्री लेकर आऊंगा। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।